Okay, let's go. हे गाइस, मेरा नाम नवीन दुबे है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द स्लाइस ऑफ लाइफ में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि शेंजन वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई किए। रिसेंटली मैंने अप्लाई किया था और मेरा अप्रूव हो गया। सो लेट्स सी कैसे अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमको कुछ ज़रूरी बातें जान लेनी चाहिए, जैसे कि व्हाट आर शेंजन कंट्रीज, शेंजन वीज़ा या शेंजन कंट्री होती क्या है। सो जैसा कि मैं आपको गूगल पे सर्च करके बता सकता हूँ कि शेंजन एरिया इज़ अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज दैट हैव अबॉलिश्ड द पासपोर्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ बॉर्डर कंट्रोल एट द म्यूचुअल बॉर्डर। सो बेसिकली ये क्या है कि कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में जिन्होंने अपना एक टाइप का वीज़ा अप्रूव करने का प्रोसेस उन्होंने बनाया है, जिसको हम लोग शेंजन वीज़ा कहते हैं। एक्चुअली अगर आप इसके हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 1985 में इनका अग्रीमेंट हुआ था। सो हमें उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैसे किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करने हैं, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे फिनलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, जो आपका यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज आती हैं, उनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। मैंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया था फिनलैंड में। तो फिनलैंड में मेरे भैया रहते हैं। सो मैंने अप्लाई किया था टूरिस्ट वीज़ा फॉर विजिटिंग फ्रेंड्स और फैमिली। सो मेरे केस में थोड़ा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगे थे, बट अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपको वहाँ रेजिडेंट परमिट चाहिए या वर्क वीज़ा चाहिए तो भी आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबका प्रोसेस बेसिकली सेम होता है, बट कुछ डॉक्यूमेंट्स किसी केस में अलग हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जान गए कि ये शेंजन वीज़ा होता क्या है। इसके बाद हमें जानना होगा कि टाइप्स ऑफ शेंजन वीज़ा क्या होते हैं। जैसे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वीज़ा। ओके, टाइप ए ट्रांजिट वीज़ा फॉर एयरपोर्ट ट्रांजिट, अगर आपको कंट्री में एंटर नहीं करना, बस एयरपोर्ट से ही आपको जाना है, सो उसके लिए है। टाइप ए वीज़ा, टाइप बी वीज़ा है ट्रांजिट वीज़ा फॉर 5 डेज, जो कि 5 डेज़ के लिए वैलिड होता है। टाइप सी है जो वेरी शॉर्ट स्टे के लिए होता है, लेस देन 90 डेज़ को हम लोग शॉर्ट स्टे कहते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको टाइप सी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे वर्किंग वीज़ा या रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टाइप डी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम बेसिकली टाइप सी के लिए अप्लाई करेंगे। सो इसके बाद हमारा आता है कि व्हाट इज़ VFS। VFS क्या है? सो VFS ग्लोबल एक आप कह सकते हो कि एक मिडल मैन है जो कि हमें फैसिलिटेट कराता है एम्बेसी पे कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए। सो अगर हमें कोई भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो हमें इस वेबसाइट के थ्रू एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा VFS सेंटर पे। आप कहीं भी इंडिया में काफ़ी जगह इनके हैं, आप सर्च कर सकते हैं आपके नियरेस्ट कौन सी जगह है। मैंने दिल्ली के लिए बुक किया था अपॉइंटमेंट। सो आप जब आपको जैसा मन हो, आप चाहें तो इसको घर पे भी करा सकते हो। सब प्रीमियम सर्विस है, उनके अलग चार्जेस लगते हैं। वो घर से आपका, या फिर आप उनको ऑनलाइन भी कुरियर के थ्रू भेज सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट, सो दे कैन वेरीफाई। बट लेकिन हम खुद से अगर अप्लाई करना था, सबसे ईजी है कि आप अपॉइंटमेंट ही ले लो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पर आएँ, आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर, प्रीमियम सर्विस। सबसे पहले हमें अप्लाई फॉर वीज़ा पे क्लिक करना होगा। जैसे हमने क्लिक किया तो इसमें आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इन्होंने खुद ही बताया है कि हमें कौन सा आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप कि हमें वीज़ा टाइप कौन सा चाहिए। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं इसको नेक्स्ट टाइम में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे वो आपको वही बताएगा कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वीज़ा फीस बताएगा कि कितनी वीज़ा शेंजन वीज़ा फीस कितने लगेगी। सो मेरा अप्रॉक्सीमेटली लगा था विदिन 10,000 के अंदर पर पर्सन में हो जाता है। 7,000 का शेंजन फीस होता है और वो प्रोसेसिंग फ़ीस होते हैं 2,500-3,000 रुपये लगते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली विदिन 10,000 के आसपास आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। सो अगर आप ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने फिनलैंड के लिए अप्लाई किया तो मुझे, आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, राइट क्लिक, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें मुझे पूरा डॉक्यूमेंट बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे।
ठीक है, हम इसके ऊपर भी आएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। जैसे आप देख सकते हैं इसमें चेकलिस्ट है कि आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई आप कर रहे हो, टूरिज्म, बिजनेस, प्राइवेट विजिट, फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो टूरिज्म और प्राइवेट विजिट बोथ सेम है, बट इसमें फ्रेंड मैंने ये अप्लाई किया था तो उसमें थोड़े बहुत ही एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगे थे। तो अगर हम टूरिज्म के लिए अप्लाई करते हैं और चेकलिस्ट प्रिंट करते हैं, सो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आ गए हैं जो कि ये आपको सबमिट करने होंगे, जो कि मैंडेटरी है। जो आप सबमिट करेंगे उस पर आपको यस टिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अदर ये सारे ट्रैवल, मेडिकल इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ आइटनरी, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली जमा करनी पड़ेंगी। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। इसके बाद हम आते हैं, हमने अपना वीज़ा कौन सा किस टाइप के लिए अप्लाई करना वो हमने जान लिया कि टाइप सी वीज़ा। अब बिगिन योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर हम सेकंड स्टेप हमारा बिगिन योर एप्लीकेशन, इस पर अगर हम क्लिक किए तो इसमें आ जाएगा स्टार्ट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। आप इसमें बेसिक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपको अपने बारे में बेसिकली डिटेल्स देने, जितने मेंबर्स जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि हर एक मेंबर के लिए आप अलग अलग अप्लाई करो, इसमें ग्रुप अप्लाई का भी ऑप्शन होता है। आप सबसे पहले अपना अप्लाई कर लो, उसके बाद इसी में ऑप्शन आएगा आपको सेकंड मेंबर ऐड करने का, उनको ऐड कर लेना। तो एक साथ आप लोग का एक जगह एप्लीकेशन होगा, ताकि अब बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेने में ईजी होगा। आपका एक साथ ही अगर फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं कुछ तो एक बार में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तब हम आते हैं, अगर आपने ये फिल कर लिया, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है बुक एन अपॉइंटमेंट। अगर हम बुक एन अपॉइंटमेंट में जाते हैं सो आप इसमें बुक नाउ करके आपको अपना यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र करके क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आपको अपॉइंटमेंट डेट वगैरह मिल जाएगी, जो भी लेटेस्ट होगी, जो उनके पास स्लॉट अवेलेबल होगा, आप वो बुक करके जा सकते हैं। इसमें बाकी कुछ खास नहीं होता है, बट आपको वहाँ पे जब इतना आप ध्यान में रखिए कि आप जब अपॉइंटमेंट डेट हो उसके पहले आपने सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें, तभी वहाँ पे जाए। अब रिशेड्यूल करने का भी ऑप्शन, आप रिशेड्यूल भी कर सकते हैं अगर आपका डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन तब तक नहीं हो पाया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। तो विजिट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, आप वहाँ पे जब विजिट करोगे तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसमें कोई इशू तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको वहीं पे अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो आपको बता देंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे आप पे योर फी पे करने के लिए आप वहाँ पे फीस काउंटर पे जाएंगे। जो भी मैंने विदिन 10,000 होता है पर पर्सन, आप उसके लिए वहाँ पे जाके फीस जमा करेंगे। फिर वो आपको बायोमेट्रिक के लिए भेजते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वीज़ा बायोमेट्रिक होने के बाद वो आपको बोल देंगे जाने के लिए। उसके बाद आपका विदिन 10 डेज आपका वीज़ा अगर अप्रूव हो गया तो आपके पास आ जाएगा, रिजेक्ट होगा तो उसमें वो आपको रीज़न मेंशन करेंगे क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक, इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। जब आप फ़ी पेमेंट करेंगे तो आपके रिसीप्ट पे एक रेफरेंस नंबर लिखा होगा, जिससे आप लोग अपना ट्रैक कर सकते हैं वीज़ा कहाँ पहुँचा कुरियर के थ्रू। फिर उसके बाद आपको घर पे आप अपना वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वीज़ा सेंटर के पास है तो मैं कहूँगा कि आप ऑप्ट करो सेल्फ पिकअप के लिए, क्योंकि तब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका मैक्सिमम 6 to 7 डेज में आप जाके वहाँ पे ले सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस है। मैं आपको अपने वीज़ा का स्क्रीनशॉट भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, आप उसको भी देख सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। मेनली आपको इसमें प्रिपेयर करना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। सबसे मेन आपको इसमें सब कुछ जेन्युइन आपको डालना पड़ेगा, कुछ भी आप इसमें गलत नहीं डाल सकते, वरना वो पकड़ लेते हैं, उसके बाद रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे आप जो भी वीज़ा एप्लीकेशन फिल करोगे उसको आप उस फॉर्म पे आपको फ़ोटोग्राफ लगानी पड़ेगी। इनका एक स्पेसिफिकेशन भी होता है, फ़ोटोग्राफ की साइज़ कितनी होनी चाहिए, उनकी डायमेंशन कितनी, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आप उसी के हिसाब से करिए। फ़ोटो क्लिक कराइएगा, नहीं तो वहाँ जाके वहाँ पे भी ऑप्शन फैसिलिटी होती है, बस थोड़ी महंगी होती है, आप वहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं।
उसके बाद आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट में लगता है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट फोटोकॉपी आप वहाँ पे जमा कर सकते हो, पासपोर्ट तो आपको वहाँ पे जमा करना ही होगा। फिर ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस अप्रॉक्स $50,000 का आपके पास ट्रैवल इंटरनेशनल ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। आप कहीं से भी ऑनलाइन इसको ले सकते हो। ICICI, लॉम्बार्ड, LDFC, SBI सारे मेजर इंश्योरेंस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराते हैं इसको। फिर प्रूफ ऑफ आइटनरी कि इसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप जितने दिन के लिए भी वहाँ पे स्टे में हैं तो हर दिन आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम, ये एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, रफ होना चाहिए, बट फिर भी आपको अगर आप एग्जैक्ट मेंशन करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन में आपको किस होटल की बुकिंग्स दिखानी पड़ेगी। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो होटल, जिसमें रिफ़ंड, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको रिफ़ंड भी मिल जाए, ऐसा आप बुकिंग करिएगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, एग्जैक्ट बुकिंग भी कर सकते हो। उसके बाद होता है इनविटेशन लेटर। ये इनविटेशन लेटर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं तो उनको एक इनविटेशन लेटर देना पड़ेगा। तभी एक एम्बेसी के लिए इनविटेशन लेटर होगा और एक आपके लिए इनविटेशन लेटर होगा कि वो आपको बुला रहे हैं। और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप किसी सर्विस में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्विस या प्राइवेट में तो आपको अपनी कंपनी से NOC लेना पड़ेगा। वो NOC ज़रूरी होती है क्योंकि वो NOC इस बात का प्रूफ होती है कि आप वहाँ जाके रुक नहीं जाओगे, आपको वापस आके यहाँ पे जॉब कंटिन्यू करोगे। उनको मेन हमें यही बताना पड़ता है कि हम वापस आएंगे, क्योंकि इंडिया का नाम ऑलरेडी बहुत ख़राब है बाहर कि लोग वहाँ जाके रुक जाते हैं, तो इससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमें बस उनको कन्विंस करना है कि हम वापस आएंगे। इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको कवर लेटर देना पड़ेगा। कवर लेटर में बेसिकली मैं आपको फॉर्मेट भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि क्या होता है। आप चाहे तो ChatGPT या गूगल बार्ड से भी आप कवर लेटर का फॉर्मेट देख सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, बट आप इसमें जो भी मेंशन करो एकदम जेन्युइन मेंशन करो हर चीज़। और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट इसलिए मांगते हैं कि वो आपका देखते हैं रिकॉर्ड कि आपके पास वहाँ अगर आप फंस जाओ तो आपके पास कितने पैसे हैं कि नहीं, आप कोई भी ज़रूरत पड़े तो कम से कम मैक्सिमम आप 1.5 से 2 लाख रुपए का ट्रैक रखो अपने पास बैंक अकाउंट में, और उसमें ऐसा बैंक स्टेटमेंट दिखाओ जिसमें ट्रांजैक्शन हुए हों। ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने पहले ट्रांजैक्शन ही कोई नहीं हो, उसके बाद आप बता रहे हो कि, तो इसमें रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आप बस उसका बैलेंस मिल जाएगा। ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये उनके ऊपर है, बट आप उनको कन्विंस कर लो। और ये नहीं कि जाने से 1 हफ्ते पहले आप ढेर सारा अकाउंट में बैलेंस मंगवा दो, जिससे भी वो थोड़ा स्केप्टिकल हो जाते हैं कि इतना अचानक से पैसे कहाँ। अगर आप कोई अपना FD वगैरह भी क्लोज करते हो तो उसको लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि, क्योंकि FD में मोस्टली ये नहीं मेंशन होता है कि वो आप ही की FD है, तो आपको ये एफिडेविट मेंशन करना होगा कि ये मेरी FD है, मैंने इसको क्लोज किया है, तो इसके बाद मेरे अकाउंट में इतने सारे बैलेंस आ चुके हैं। अगर आप ITR फाइल करते हो तो आपको ITR वेरिफिकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, जो कि पास्ट 2 इयर्स का। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हो तो आप अपना फॉर्म 16A पार्ट A और पार्ट B भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। और आपको सैलरी स्लिप देना पड़ेगा 3 मंथ का। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी, ये तो चाहिए होता है, ठीक है। सो इसके बाद भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेंगन वीज़ा। अगर आप चाहिए तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ कि अप्लाई कैसे करें शेंगन वीज़ा के लिए। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।